राज्यों में छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दुनिया को कोविड-19 की स्थिति से उभरने के बाद अभूतपूर्व चुनौतियों का करना होगा सामना। एशिया इंडिया थिंक टैंक्स नेटवर्क की छठी गोलमेज बैठक को किया संबोधित। नई सोच, नए विचार के साथ रूढ़िवादी सोच से परे जाने को बताया आज की जरूरत। दिल्ली एनसीआर में लगातार 2 दिन की बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में भरा पानी। जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित। उधर बिहार में बाढ़ की स्थिति में फिलहाल सुधार नहीं। 16 जिलों की 81 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। भारत ने कोविड-19 जांच में एक नया मुकाम किया हासिल। पिछले 24 घंटों में 9 लाख से ज्यादा नमूनों की हुई जांच। करीब 21 लाख मरीजों ने दी महामारी को मात। रिकवरी दर बढ़कर हुई करीब 74%। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा संक्रमित। महामारी की चपेट में आने से 7,89,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका आज ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की करेगा मांग। राष्ट्रपति ट्रंप ने की प्रतिबंधों को वापस लगाने की मांग। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो आज न्यूयॉर्क का करेंगे दौरा। अमेरिका ने ईरान पर 2015 में परमाणु समझौते का उल्लंघन करने का लगाया था आरोप। और खेलों में चैंपियंस लीग के फाइनल में बायर्न म्यूनिख ने बनाई जगह। जर्मन दिग्गज बायर्न म्यूनिख ने लियोन के खिलाफ 3-0 से जीत की दर्ज। लिस्बन में 23 अगस्त को होने वाले फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन का बायर्न म्यूनिख के साथ होगा मुकाबला। और आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्वच्छता सर्वेक्षण के। किस तरह से शहरों ने इसमें बाजी मारी है। स्वच्छता के मामले में फिर से लगातार चौथी बार इंदौर ने मारी है बाजी। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों और शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 प्रदान किए। आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये पुरस्कार प्रदान किए हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर एक बार फिर से देश का लगातार सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। वहीं दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत शहर रहा, जबकि महाराष्ट्र के नवी मुंबई को स्वच्छता का तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। इन शहरों को ODF++ का स्टेटस दिया गया है। इन शहरों को 1 लाख से अधिक आबादी वाली कैटेगरी में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। वहीं 1 लाख से कम की आबादी वाली शहरों में महाराष्ट्र के ही 3 शहरों ने बाजी मारी है। कराड, सासवड़ और लोनावला क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की कैटेगरी में स्वच्छता के मामले में प्रथम पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया गया है। 100 से कम शहरों वाले राज्यों की कैटेगरी में स्वच्छता पुरस्कार झारखंड को दिया गया है। स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का पुरस्कार इस बार जालंधर को दिया गया, जबकि स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश भर के स्वच्छता सिपाहियों से संवाद भी किया। इस दौरान वे कोरोना महामारी के बीच काम करने वाले स्वच्छता सिपाहियों के कार्यानुभवों से रूबरू हुए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 को भी जारी किया। और आइए एक नजर डालते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पर कि किस तरह से शहरों का चुनाव किया गया, कितने शहर थे।
तो इसमें सबसे पहले बात, इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है और ये चौथी बार है जब इंदौर ने इस पायदान पे खुद को बरकरार रखा है। इंदौर ने जीता ये पुरस्कार। स्वच्छ शहरों में दूसरे पायदान पर सूरत रहा है। गुजरात का सूरत शहर दूसरे पायदान पर रहा है, तो वहीं तीसरे पायदान पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई रहा है। तो ये तीन एक तरह से कह सकते हैं शहर पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहे हैं, लेकिन 4242 शहरों ने की थी देश भर से इस स्वच्छता सर्वेक्षण में भागीदारी, और दिनों दिन ये संख्या बढ़ती गई है। तकरीबन 6000 अंकों का था स्वच्छ सर्वेक्षण। इसमें विभिन्न कैटेगरीज थे, इसमें कई मापदंड रखे गए थे कि किस किस तरह से शहरों को तमाम मापदंडों पे ये नापा जाए कि कितने स्वच्छ वो हैं। 29 दिनों तक चला था ये पूरा मूल्यांकन। मध्य प्रदेश के 378 शहरों ने किया सर्वेक्षण में अच्छा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश हालांकि सबसे बड़ा राज्य रहा है, जिसकी भागीदारी भी ज्यादा रही और शहरों को भी ज्यादा चुना गया है। वहीं 234 शहर ODF प्लस की श्रेणी में शामिल हुए हैं। ये एक स्वच्छ भारत मिशन के साथ जो पूरे देश में एक तरह से एक क्रांति की एक शुरुआत हुई थी स्वच्छता को लेकर, ये उसका भी एक तरह से कह सकते हैं आईना है कि क्या असर जमीन पर हो रहा है। 160 शहर ODF डबल प्लस के परीक्षण में सफल हुए हैं। डबल प्लस का मायना यह होता है कि जहां ODF हो चुका है उसके बाद निरंतरता, यानी कि उसके रखरखाव में किस तरह से लगातार जनता की भी भागीदारी और प्रशासन की भी मुस्तैदी, दोनों ही चीजें किस तरह से अभी भी बरकरार है। 18 निकायों को स्टार रेटिंग कचरा मुक्त शहर के मूल्यांकन में सफल हुए हैं। निकायों की भागीदारी स्वच्छता को बरकरार रखने में बेहद महत्वपूर्ण है, वो इन 18 निकायों में दिखाई भी दी है। अब आइए एक बार रुक करते हैं कि सर्वेक्षण जो हुआ है उसका पैमाना क्या रखा गया था। तो इसमें सबसे पहले अपशिष्ट संग्रहण, यानी कि जो अपशिष्ट है उसको इकट्ठा करना, परिवहन और प्रसंस्करण, संवहन, स्वच्छता, ये 4 मसले थे। साथ ही साथ सबसे अहम जो था उसमें नागरिकों की सहभागिता और नवाचार, यानी कि इनोवेशन। ये दो इनोवेशन पे बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। ये भी जानेंगे कि किस तरह से किन शहरों ने इनोवेशन को लेकर इस दिशा में बड़े काम किए हैं। मैदानी मूल्यांकन था और जनता का फीडबैक, यानी कि जो तमाम परिवर्तन जो हो रहे हैं, चाहे वो प्रशासन के हो, नगर निकाय को हो, उसमें जनता का फीडबैक भी बहुत अहम था, जो पैमानों में शामिल किया गया था इस स्वच्छता पुरस्कार में। विशाल बेरिस्टो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो इस पूरे सर्वेक्षण को लेकर, ये एक तरह से 5वां पुरस्कार है 2020, 17, 18, 19, 20 में। विशाल, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि निरंतर इस सर्वेक्षण और पुरस्कार से किस तरह का बड़ा बदलाव देश में दिखाई दे रहा है? पीएम मोदी का विजन जो स्वच्छता को लेकर था, आप सोच सकते हैं अगर हम पहले से उस मोड में नहीं आए होते तो कितने भयानक हाल होते। और भारत किस, जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी, विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, तो क्या हाल होता हमारा। हम पहले से तैयार थे, एक बात तो ये जो कि प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं। और दूसरी बात, जब हम बात करते हैं परस्पर स्पर्धा की, जब हम देख रहे हैं कि आपस में शहरों में, निकायों में कंपटीशन है कि कौन एक दूसरे से आगे निकल जाए, और इंदौर लगातार चौथी बार पहला पुरस्कार जीता है, तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है, क्योंकि आम नागरिकों की सहभागिता के बिना आप स्वच्छता की कल्पना नहीं कर सकते। अकेले जो स्वच्छता सिपाही हैं वो अकेले दम पर नहीं कर सकते, हमें उनका सहयोग करना होगा। और न्यू नॉर्मल के अंदर जब हम न्यू नॉर्मल की बात करते हैं तो हमें सबको अपना योगदान देना होगा। जब हम देखते हैं कि इंदौर लगातार चौथी बार आया है, उसी के साथ जो दूसरा इंडस्ट्रियल टाउन है सूरत, जो गुजरात से आता है, और नवी मुंबई, जब ऐसे शहरों से ये खबर आती है कि उन्होंने टॉप 3 पोजीशन हासिल की है, तो ये हमारे लिए एक बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है। लेकिन दूसरे स्टेट्स को भी इसमें आगे आना होगा। जब हम बात करते हैं कि नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स है, जैसे अगर हम राजस्थान की बात ही करें, जयपुर जैसे गुलाबी नगर जाना जाता है, लेकिन स्वच्छता के जो टॉप पोजीशंस है वहाँ पर कहीं उसका नाम नहीं है। तो ये बात जाहिर सी बात है, इसमें देखना होगा वहाँ की सरकारों को कि किस तरह से वो भी अपने सॉफ्ट को पुल अप कर सकते हैं और कैसे आगे आ सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता के बिना इस महामारी से लड़ना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। ऋतु
जी विशाल, गंगा के किनारे बसी बसावटों को, शहरों को, कस्बों को जो दिया गया उसमें वाराणसी को चुना गया है पहले स्थान पर। किस तरह का बदलाव, क्योंकि गंगा की सफाई को लेकर खासकर उन शहरों की जिम्मेदारी भी कही जा रही थी, उसमें क्या बदलाव देखा गया है और वो क्या आधार माना गया है वाराणसी को चुनने के लिए? देखिए ऋतु, अगर वाराणसी की अगर हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल टाउन है, गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो बहुत बड़ा चैलेंज था प्रधानमंत्री मोदी की। अब वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी बन गई है और लगातार दूसरी बार वो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। तो ऐसे में जितनी तेजी से वहां पर लोगों में जागरूकता आई है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सामने से लीड किया है और वहां पर जो एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है, आपने भी कवर किया है बनारस को, वाराणसी को, और मैं भी वहां पर गया था इलेक्शंस के दौरान। तो एक नई तस्वीर उभर कर आई है, लोगों में जागरूकता है। गंगा को सब पवित्र मानते हैं, लेकिन उसको स्वच्छ रखना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है और ऐसे में वाराणसी ने अगर स्वच्छता। जी विशाल, हम आपसे फिर बात करेंगे, लेकिन अभी सीधे रुख करेंगे जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह इस समय संवाददाताओं को संबोधित करें। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। में आया कि नहीं आया। जो सोपुर में अटैक इसने किया था उसकी लाइव वीडियो हमारे पास मौजूद थी, जो कुछ मीडिया सर्कल्स में भी गई होगी। कैसे नाका पार्टी के ऊपर इसने बिल्कुल पीछे आकर के, जहां गाड़ी की खिड़की खुली थी उसके पीछे बैठ करके पोजीशन लेकर के अटैक किया और उसके अंदर 3 सीआरपी के लोग मारे गए थे। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो आईजी साहब के पास अभी भी वो मौजूद है वीडियो, क्योंकि वो वीडियो उसी के ऊपर लगी हुई, गाड़ी के ऊपर लगे हुए कैमरे के अंदर वो वीडियो कैद हुई थी और अभी तक उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है कि नासिर ने वो अटैक सोपुर में कैसे किया जिसमें सीआरपी के 3 लोगों की हत्या हुई। मैं जो समझता हूं कि पिछले 4 रोज के अंदर 3 जगह पे जो ऑपरेशन हुए, कल एक साथ ही साथ ऑपरेशन शोपियां में भी चल रहा था जिसमें एक आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का मारा गया, तालिब हुसैन। 3 आतंकी करीरी में जो 3 दिन पहले इनकाउंटर हुआ उसमें मारे गए, और ये 2 आतंकी जहां पर मारे गए, इनमें से 4 दहशतगर्द जो हैं वो ए और A+ लेवल के हैं, यानी टॉप कैटेगरी में जो आते हैं। अगर कश्मीर के पूरे लोगों के टॉप 60 की लिस्ट आप निकालें तो टॉप 10 में या टॉप 20 में आने वाले जो 4 कमांडर इसके अंदर मौजूद हैं। इस तरह का जो ऑपरेशन पुलिस और फोर्सेस ने मिलकर के, आर्मी ने मिलकर के किया है, मैं समझता हूं कि लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत बन के आएगा इनका ऑपरेशन के अंदर इनका ख़त्म हो जाना। क्योंकि जैसे सजाद हैदर ने बहुत बड़ी तादाद में लोकल लड़कों को मोटिवेट करके मिलिटेंट बनाया था, किसके माँ बाप को खुशी होती है कि उसका बच्चा आतंकी बने? किसके माँ बाप को अच्छा लगता है कि उसका बच्चा दहशतगर्द बने? मगर उनको बार बार रेडिकलाइज करना, उनके पीछे पड़ना, उनको अपने साथ चलाना और फिर उनको आतंकी बनाना। हाल ही में परसों हंदवाड़ा पुलिस ने ऐसा एक आतंकी पकड़ा है जो बांडीपुरा में वेपन लेने के लिए आया था ताकि वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर सके। उसको भी मोटिवेट करने में इन्हीं लोगों का हाथ था। उसके बारे में मुझे मालूम नहीं हंदवाड़ा पुलिस ने आपके साथ शेयर किया कि नहीं किया है, आपके पास पहले वो आ चुका होगा, तो वो भी अभी तैयार हुआ। कल ही अभी शोपियां पुलिस ने एक लड़का पकड़ा जिसको आतंकी बनाया गया था, मगर उसके बावजूद हमने उसको वापस लाया है, पकड़ा है और घर वालों के उसको सामने भी पेश किया है कि ये बच्चा आपका हमारे सुपुर्द है, इसको हर तरीके से ख्याल रखा जाएगा। मैं पहले भी बताता हूं कि अभी इस साल के अंदर 2020 के अंदर हम लोग 16 बच्चे ऐसे हैं जो आतंकी बन चुके थे, दहशतगर्द बन चुके थे, उनको वापस लाए हैं, माँ बाप के साथ उनको मिलाया है। और हमारी कोशिश है कि आइंदा भी हम बच्चे जो रास्ते से भटक रहे हैं उनको वापस रास्ते पर लाएं, उनको अपने माँ बाप के साथ मिलाएं, उनको ये बताएं कि ये रास्ता जो है जो तबाही और बर्बादी का है, और उनको अपनी ज़िंदगी को खुश और खुशहाल बनाने के लिए, माँ बाप का साथ देने के लिए जिंदा रहना है, मौत का रास्ता नहीं चुनना है। ये एक ऐसा माहौल जहाँ पर पाकिस्तान दहशतगर्दी का पैदा कर रहा है, जिसके अंदर सोशल मीडिया के जरिए, बाकी और तरीके जो उनके जहाँ पर एजेंसीज उनके जरिए इस तरह का माहौल बनाया जाता है, जहाँ कम उम्र के बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे, उनको वर्गला करके आतंक की तरफ जो है धकेला जा रहा है।
तो आप देख रहे थे जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह मीडिया को बता रहे थे कि किस तरह से पिछले 4 से 5 दिन के दौरान जो तमाम एनकाउंटर हुए हैं कश्मीर में, उसमें हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर समेत तकरीबन 4 कमांडर, जो शुरुआत के 4 कमांडर हैं, उनको ढेर किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 2020 के दौरान 16 ऐसे युवाओं को जो आतंकवादी गुटों में शामिल हो चुके थे, उन्हें वापस लेके आके और उन्हें एक तरह से उनको एक बार फिर मेन स्ट्रीम में किस तरह से शामिल हो, उनके माँ बाप से मिलवाया गया है और एक वापसी का एक रास्ता भी दिखाया गया है। तो ये विस्तार से बता रहे थे मीडिया को कि किस तरह से सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने पिछले कुछ दिनों में तमाम आतंकियों को मार गिराया है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की 66वीं गोलमेज बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया निश्चित समय से गुजर रही है और कोई भी सटीक रूप से यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि यह हालात कब और कैसे बदलेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को ग्रेट डिप्रेशन के बाद का सबसे बड़ा नुकसान होने की भविष्यवाणी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और आसियान के बीच संबंधों को अपनी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से परे ले जाने की जरूरत है। AINTT was established to provide policy inputs to our governments on future directions of our cooperation. I think it is fair to say that we have seen some success in this regard. But I would urge think tanks today, especially ours, to push the envelope even more in the present world situation. और अब बात दिल्ली एनसीआर में लगातार मानसून की बारिश का। दिल्ली में लगातार 2 दिन की बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है। पानी इतना ज्यादा है कि न सिर्फ पैदल चल पाना मुश्किल है, बल्कि गाड़ियां भी आधी से अधिक डूब जा रही हैं। दिल्ली के बदरपुर इलाके में जलभराव के कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। नोएडा और गुरुग्राम में भी लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और मध्य भारत सहित उत्तर पश्चिमी भारत के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज सामान्य तौर पर हल्की और गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। ये आप दिल्ली के बसंत विहार इलाके के दृश्य देख रहे हैं, जहां लंबा जाम दिखाई दे रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि आज तड़के से हो रही बारिश का ये असर है जो सड़कों पर जाम दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जब से कोरोना संकट है देश में और तमाम प्रतिबंधों पाबंदियों के बीच में लॉकडाउन और अनलॉक का प्रक्रिया था, उसमें थोड़ी राहत थी। और ये आप दृश्य बिहार के देख रहे हैं। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। 16 जिलों के 130 ब्लॉकों में 1317 पंचायतों में फैली 81 लाख से अधिक की आबादी अभी भी बाढ़ की विभीषिका का सामना कर रही है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर अपने पूरे प्रवास क्षेत्र में बढ़ रहा है। पटना के गांधी घाट पर नदी खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मुंगेर में भी पिछले 5 दिनों से गंगा के जलस्तर में निरंतर बढ़ोतरी जारी है। जिले के निचले इलाकों और दियारा क्षेत्र के लोगों को सचेत किया जा रहा है। यहाँ स्थित शक्तिपीठ चंडिका स्थान में भी गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। इस बीच जल संसाधन मंत्री संजय झा ने पटना के गांधी घाट का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गंगा का जलस्तर फिलहाल उच्चतम बाढ़ बिंदु से 1 मीटर कम है, इसलिए तत्काल कोई खतरा नहीं है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रामचंद्र डू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर चल रहा है। हालांकि कुछ इलाकों से बाढ़ का पानी निकल जाने के कारण राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई की संख्या कम हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और दिल्ली और बिहार के जो बदले हालात है उस पर बात करने के लिए दिल्ली से तापस हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, और पटना से सलमान हैदर जुड़ रहे हैं। तापस, सबसे पहले रुख अगर आपका करें, दिल्ली में इसका पूर्वानुमान कल शाम को आ गया था। जब आपसे भी बात हुई थी आपने उसी समय बताया कि दिल्ली के लिए ये पूर्वानुमान जो जारी करा है मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन का, लेकिन क्या ये लगातार आज दिन भर ये बरसात बनी रहेगी, इससे ज्यादा होगी? किस तरह का मौसम विभाग की इस समय हिदायत और चेतावनी है?
जी रितु, आपने सही कहा कि कल भी बताया गया था कि एक अलर्ट जारी किया गया था कि दिल्ली में 20 तारीख को भी बारिश तड़के से, जैसे आपने कहा, शुरू हो जाएगी, और वैसा ही कुछ हुआ। करीब करीब 9:30-10 बजे करीब एक अलर्ट अलग से जारी किया गया था आईएमडी के, नेशनल फोरकास्टिंग सेंटर जो दिल्ली के हैं, उधर उन्होंने कहा था कि दोपहर तक जो बारिश का जो सिलसिला है, बारिश की जो तीव्रता है, जो हल्की सी थी, वो उसमें कमी देखने को मिलेगी, और कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए उसके बाद, कुछ आइसोलेटेड जगह दिल्ली के, उनको छोड़ दिया जाए, तो अब इसके बाद दिल्ली में बारिश उतनी नहीं होगी। हाँ, कुछ जगहों पर जैसे बॉर्डर नोएडा और आसपास के इलाके, उनमें फिर भी हो सकता है, आगरा, टुंडला, उधर उस साइड में थोड़ा हो सकता है, लेकिन अभी इस वक्त उतनी बारिश नहीं होगी जितनी सुबह हो रही थी, और या फिर कल हो रही थी। अगर हम कल की बात करें तो हमने जैसे पहले भी कहा था कि कल के मुताबिक अगर आज की बात करें तो उतनी बारिश उतनी तीव्रता के साथ नहीं हुई है, और ये पूर्व अनुमान पहले लगाया जा रहा था। अब रही बात अगले 2 दिन की करें, तो अगले 2 दिन भी जो मौसम है उसमें बारिश की उतनी संभावना नहीं है, कि छुटपुट हो सकती है, लेकिन जिस तीव्रता के साथ कल और आज हुई थी उतनी नहीं होगी। 2 दिन का जो एक तरीके से दिल्ली वासियों को एक विराम मिलेगा, उसके बाद फिर शनिवार और रविवार को एक तरीके से जो सिस्टम बन रहा है, वेदर सिस्टम जिसे कहते हैं, उसके मुताबिक एक बार फिर जी शनिवार तापस। को अच्छी खासी बारिश जो दिल्ली वासी है उनको देखने को मिल सकती है। ऋतु, तापस, पूर्वानुमान मौसम विभाग जब करता है तो उसका एक बड़ा असर ये भी देखते हैं कि नतीजा ये रहेगा कि राज्य सरकारें अपने आप को तैयार करेंगी, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर खासकर रिहायशी इलाकों की जो हालत हम देख रहे हैं इस समय दृश्यों में, कि पानी घुटनों से और कमर से ऊपर तक भरा हुआ है, लोगों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक है ही, फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक है, ये हम हमेशा देखते आए हैं, लेकिन रिहायशी इलाकों में लोगों का निकलना अब दूभर होता जा रहा है। तो इन चेतावनियों, पूर्वानुमानों का कोई असर उस तरह से दिखाई नहीं देता। आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि आईएमडी का काम है अलर्ट जारी करना, और एक तरह से एक चेतावनी देना कि जो स्टेट मशीनरी है या फिर जो लोकल मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसको किस तरीके से उसको लेते हैं। लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा कि एक तरह से कल जिस तरीके से बारिश हुई, उससे ये बात तो साफ हो गया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को शायद उनको समझ ही नहीं आया कि इसको किस तरीके से हैंडल करें। और कल की बात करें तो बॉर्डर इलाके तो थे ही, दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वहां पे तो बारिश का पानी जमा होता ही है, लेकिन जैसे जी। आपने सही कहा कि इलाके जहां पे रिहायशी इलाके हैं, जहां पे पहले होता नहीं था, बहुत अच्छी खासी ड्रेनेज सिस्टम है, उसे क्लियर किया जाता था, वहां पे भी ये पानी का जो पानी जमा हो गया, और एक तरह से ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि बहुत सारी गाड़ियां जब चलती हैं, गाड़ियों में पानी घुस जाता है, गाड़ियां ब्रेक डाउन हो रही है रास्तों में। और दूसरी जो अहम चीज है कि कभी कभार दिल्ली में बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क होता रहता है कहीं ना कहीं, तो कभी जब पानी भर जाता है तो लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ पे गड्ढा है, या फिर कहीं पे अगर मैनहोल खुला है तो वो एक तरह से जानलेवा भी हो सकता है। तो एक तरह से इससे पहले भी दिल्ली में एक आया था ऑर्डर कि जब बारिश, मानसून का सीजन है, जब बारिश का पूर्व अनुमान होता है, आईएमडी अलर्ट जारी करता है, तब उस टाइम पे जो खुदाई का काम है उस टाइम पे रोक दिया जाए और उनको ढक दिया जाए। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला पिछले कल और आज के, अगर हम बात करें तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पे खासतौर से जो सफाई की बात करें, या जहाँ पे हम ड्रेनेज डिसिल्टिंग की हम बात को जो उस पर काम करती एक तरह से कह सकते हैं। जी हाँ, कि वो निकाय दिखाई नहीं दे रहे, जिसका असर दिखाई दे रहा है कि रिहायशी इलाकों में भी जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तापस, हम हमारे साथ बने रहिएगा। हम रुक करते हैं बिहार का, और पटना से हमारे साथ सलमान हैदर जुड़ रहे हैं। सलमान, आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि लगातार कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं, लेकिन ये राहत कही जा रही है कि कल से बरसात में कुछ कमी है। मौसम विभाग का भी कहना है कि तेज बारिश का पूर्वानुमान नहीं है बिहार के लिए। तो एक तरह से राहत का काम किस तरह से चल रहा है इस समय? देखिए, नदियां तो बहुत सारी नदियां जो घटना शुरू हो गई हैं, और लेकिन बूढ़ी गंडक, बेनीबाद, हायाघाट और एक और स्थान पर बढ़ रही है, अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है।
इस बीच ये हो गया है कि गंगा नदी अपने पूरे प्रवाह क्षेत्र में, यानी हम कहें तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से लेकर के और यहाँ भागलपुर तक लगातार बढ़ रही है। और कल जैसा कि आपने खबरों में भी कहा कि जो जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा, वो देखने गए थे, उन्होंने गांधी घाट का दौरा किया पटना में, और साथ ही साथ जो शहर की सुरक्षा के लिए एक वॉल बनी हुई है, एक प्रोटेक्शन वॉल बनी हुई है, उसके गेट का निरीक्षण किया और एक मॉक ड्रिल भी किया गया कि अगर मान लीजिए पानी बढ़ जाता है और शहर में घुसने की स्थिति आती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। और जहां तक राहत की बात है तो राहत के काम तो चल ही रहे हैं। कुछ इलाकों में बिहार की स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई है कि कुछ इलाकों में पानी उतर जाता है, कुछ नए इलाकों में बढ़ जाता है। तो अभी जो जिन इलाकों में सामुदायिक रसोई चल रही थी वहां पर बहुत सारे कम हो गए। एक समय ऐसा आया था कि 9 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा था, लेकिन अब स्थिति ये है कि लगभग 450 रसोई घर हैं जो सामुदायिक किचन है, वहां से 3.5 लाख लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। तो कुछ इलाकों से पानी हटा है जबकि कुछ नए इलाकों में बढ़ा है। अब गंगा के जो तटीय इलाके हैं वहां पर यह खतरा बन गया है कि पानी बढ़ सकता है। खास तौर से जो मध्य प्रदेश का बाढ़ सागर डैम है वहां से करीब 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है कल, जिसका असर जैसा कि जल संसाधन विभाग के जो प्रधान सचिव हैं संजीव हंस, उन्होंने बताया कि जिसका असर 5 दिन के बाद बिहार में आना शुरू होगा। तो यानी आज से चौथे दिन से रोहतास जिले में से शुरू होगा, वहां से पानी आना शुरू होगा। तो उस समय स्थिति ये देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है बाढ़ की फर्दर। अभी तो फिलहाल बाढ़ से कोई राहत मिली नहीं है और खतरा अलग से ये पैदा हो गया है कि गंगा में भी बाढ़ आ सकती है। गंडक नदी का पानी बिल्कुल लगातार बिहार सरकार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बचाव और राहत काम की तरफ लगातार काम कर रही है, लेकिन स्थितियां अभी वैसी ही बनी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आपका पटना से इस पूरी जानकारी के लिए। बात असम की। असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। सुधार होने के बाद लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित जिलों में पानी का स्तर कम होने के बाद सामान्य जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। और गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रही हैं दोइना, उनके साथ जुड़ रहे हैं असम राज्य आपदा प्रबंधन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दोइना, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इस समय क्या हालात हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि बाढ़ का जो असर था वो असर कम हो रहा है, तो उसको कम होते असर में क्या मुख्य बातें हैं? असम में बाढ़ की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, जनजीवन सामान्य की ओर लौट रहा है। और आइए हम बात करते हैं अपनी संवाददाता दोइना से। जी दोइना, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जो कहा जा रहा है कि बाढ़ की स्थिति बेहतर हुई है, तो उस बेहतर स्थिति को किस तरह से समझा जाए? क्या लोग राहत शिविरों से वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल ऋतु, जो पिछले कई दिनों से बारिश यहाँ थम गई है, रुक गई है, तो इसके वजह से असम के जो बाढ़ की स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार आया है। फिलहाल जो 33 में से 3 जिलों बाढ़ से प्रभावित है और लोग के जो जनजीवन है वो नॉर्मल सी में आ गए हैं। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है उसके बारे में जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के CEO MS मणिवन्नन सर। आइए सीधा उनसे ही जानते हैं कि स्टेट का प्रिपरेशन क्या है अगले अगर फ्यूचर फ्लड हैपनिंग और प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में। ऋतु, तो वेलकम टू DD न्यूज़ सर। Sir, the flood situation the flood waters have receded and normalcy has returned to the state. So, what are the challenges you foresee in the near future? Flood situation has improved a lot. Now, as on date, 23 districts are affected.
And once point of time 30 districts out of 33 districts are affected. Now the situation has improved a lot, and we cannot say the Assam faces floods every year perennially, and the flood comes up to a month of October. So now we are in the middle of August. We may face another wave of flood also, and the state is fully prepared for that because we have already tackled the flood situation in the state, and we have more than 600 relief camps are conducted and all the scene. सर इस बार की जो स्थिति है थोड़ा अलग है, सिचुएशन अलग है क्योंकि बाढ़ के साथ कोविड भी जुड़ गया है। यहाँ का बाढ़ कोविड के सिचुएशन भी यहाँ इम्पैक्ट काफ़ी सारे हैं, तो उस समय मतलब बाढ़ और कोविड दोनों को एक साथ ये चैलेंज किस तरह आप लोगों ने? Of course, it was a great challenge because connecting the relief camps in between the COVID situation was a really difficult task for us, and the districts were fully prepared. We instructed the districts, and we prepared a separate guideline for maintaining of the relief camps in COVID situation. We kept the old age people and children separately in the relief camps, and sanitization medical teams were deployed in the relief camps so that we could not receive even a single positive case in any of the relief camps, and rescue operations were also conducted with the PPE kits, and the NDRF were fully prepared. They did a very good job, and SDRF also. Rescue operation, are you satisfied with the disaster relief and rescue operation? Definitely there was no complaint regarding the rescue and relief operations in the state, and NDRF did a tremendous job, and SDRF also did a tremendous job. They rescued more than 80,000 people from the marooned areas. Lastly, my question is that what is the state's preparation for any future flood happening in the state? And state is fully prepared. We have sufficient funds in hand. We have sufficient materials available for the relief operations, and forces are deployed in the state districts. So we don't foresee any problem in future. जी दुनिया बिल्कुल तमाम डिजास्टर एजेंसीज ने जिस तरह से काम किया है उसका एक असर दिखाई दे रहा है कि असम में स्थितियां सामान्य हो रही हैं। बाढ़ की एक तरह से कह सकते हैं एक लंबे दौर से असम निकला है पिछले कुछ दिनों में। और आप बात कर रही थी सीईओ असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी MS मणिवन्नन जी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मणिवन्नन जी भी, और दुनिया आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए DD न्यूज। जब भी आप अस्पताल जाएं, तो पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट घर से ही लें और समय अनुसार ही घर से निकलें। ऐसा करने से आपका समय बचेगा और अस्पताल में भीड़ नहीं लगेगी, जिससे कोरोना का संक्रमण होने की संभावना कम होगी। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए अपने साथ अपनी कोविड सुरक्षा किट यानी मास्क, सैनिटाइजर, पेन आदि ले जाना ना भूलें, ताकि आपको पेन, सैनिटाइजर जैसी चीजें दूसरों से लेकर इस्तेमाल नहीं करनी पड़े। इससे आप कोरोना के संक्रमण से अपने आप को और दूसरों को बचाएंगे। ध्यान रहे, अस्पताल में अभी सिर्फ 2 लोगों के ही प्रवेश करने की अनुमति है, इसलिए मरीज सहित केवल 2 लोग ही अस्पताल जाएं। मास्क पहनकर ही घर से निकलें और अस्पताल में भी पहने रखें। सावधानी को आदत बनाएंगे, कोरोना को मिलकर हराएंगे। हमले का स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि भारत ने कोविड-19 टेस्टिंग के मामले में एक नया मुकाम हासिल किया है। पिछले 24 घंटों में 9 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच हुई है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 8% से कम हो गया है। परीक्षण, निगरानी और संपर्क ट्रेसिंग के माध्यम से प्रारंभिक पहचान के साथ कोविड-19 मरीजों का समय पर उचित उपचार किया जा रहा है, जिसकी वजह से सक्रिय मामलों में गंभीर हालात वाले मरीजों का अनुपात बहुत कम है।
और उधर आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 9,18,470 कोविड नमूनों की जांच हुई है। इस तरह देश भर में अब तक कुल 3,26,61,252 नमूनों की जांच हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के त्वरित कार्यान्वयन ने महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और राजधानी दिल्ली में अब अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बुधवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में होटल और ट्रायल बेसिस पर साप्ताहिक बाजारों को खोलने पर मुहर लगाई गई है, मगर जिम में कसरत करने के लिए कुछ वक्त और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में जिम खोलने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। बैठक में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात पर चर्चा और समीक्षा के बाद होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने पर फैसला लिया गया। आतिथ्य सत्कार उद्योग ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिल्ली में होटलों का परिचालन शुरू करने के फैसले का स्वागत किया है। बिहार के कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर आई है। पीएम केयर फंड से मुजफ्फरपुर और पटना के बिहटा में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है, जो बिहार में कोविड-19 की लड़ाई में प्रभावी साबित हो सकते हैं। आइए देखते हैं राजेश राज की खास रिपोर्ट। बिहार में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर डेडिकेटेड कोविड अस्पताल की मांग लगातार उठ रही थी। इसी के मद्देनजर पीएम केयर्स फंड से डीआरडीओ भारत सरकार ने पटना जिले के बिहटा के ईएसआईसी अस्पताल में 500 बेड के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के निर्माण का बीड़ा उठा रखा है। 23 अगस्त से यह अस्पताल चालू हो जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र के भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने निर्माणाधीन बिहटा के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। हम दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ी कृपा की है और पटना इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी उपहार सा दिया है। 500 बेडेड हॉस्पिटल रन करेगा, जिसमें 125 आईसीयू विथ वेंटिलेटर, 375 वार्ड को मैंने देखा, बिल्कुल सब कुछ तैयार हो चुका है, जो जनरल वार्ड के रूप में कोविड पेशेंट के लिए होगा, और 10 ऑपरेशन थिएटर को भी मैंने देखा। सारी सामग्री है और मैं समझता हूं कि कोविड पेशेंट को एक बहुत बड़ा राहत इस हॉस्पिटल के माध्यम से भारत की सरकार ने देने का काम किया है। बिहटा के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में कुल 500 बेड होंगे, जिसमें 375 बेड सामान्य होंगे, जबकि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 125 आईसीयू बेड होंगे, जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा अस्पताल में 10 ऑपरेशन थिएटर की सुविधा भी उपलब्ध होगी। बिहटा के अलावा मुजफ्फरपुर में भी एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जो उत्तर बिहार के अनेक जिलों के मरीजों के लिए रामबाण साबित होंगे। राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जनजातीय विभाग ने इस कोरोना काल में आदिवासी समुदाय की मदद और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के इरादे से बड़ी अच्छी पहल की है। 31 शहरों में ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स के तहत 57 मोबाइल वैन को रवाना किया गया है, जिसमें इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाने वाली वस्तुओं को सस्ती कीमत पर अलग अलग शहरों में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। खास बात यह है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल शुद्ध होंगे, क्योंकि जनजातीय समुदाय इसे प्राकृतिक चीजों से बनाएगा। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐसे 57 मोबाइल वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई और रांची में चलेंगे। अर्जुन मुंडा ने कहा कि इन वस्तुओं की बिक्री से जमा होने वाली रकम आदिवासी समुदाय के लोगों को दी जाएगी, जिससे उन्हें अपनी आय बढ़ाने और आजीविका चलाने में मदद मिलेगी। यह कार्यक्रम भारत को कोरोना वायरस से बाहर करते हुए नई अर्थव्यवस्था निर्माण करने में हर व्यक्ति, हर परिवार, जनजातीय समुदाय जो देश के ज्योग्राफिकली बहुत बड़े जिसे कहा जाए प्राकृतिक के साथ जुड़े हुए भौगोलिक क्षेत्रफल में रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन की सारी विशेषताओं का लाभ पूरे देश को मिलते हुए हम कोरोना वायरस से निकल करके नई बाजार स्थापित करेंगे।
और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम सब कोरोना वायरस की वजह से चिंतित हैं। कुछ बातों का ध्यान हम सब रख सकते हैं। पहली बात, भीड़ की जगहों पर सोशल फंक्शंस में ना जाएं और अगले कुछ समय तक ज़रूरत ना हो तो लोगों से ना मिलें, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी फैल सकता है। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि कोई बीमार है, उसे बुखार है, कोई खांसी है, तो उससे दूरी बनाए रखें। अगर आपको खुद को बुखार और खांसी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए या हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। तीसरी बात, अपने हाथ बहते पानी के नीचे साबुन से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक। जितनी बार हो सके उतनी बार धोएं। चौथी बात, घबराएं नहीं, अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास ना कीजिए। किसी भी शंका को दूर करने के लिए कॉल करें इस नंबर पर या लॉग ऑन करें इस वेबसाइट पर। आखिरी बात, ये किसी को भी हो सकता है, इसे नज़रअंदाज ना करें। कोरोना वायरस को हराया जा सकता है और हम सब मिलकर इसके फैलने के तरीके को समझकर इसे हरा सकते हैं। साथियों, खबरें और उसके लिए रुक करते हैं सीधे जया का। जी जया। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु। और अगर हम बात करें बिजनेस जगत की, आर्थिक जगत की अहम खबरों की, तो गुरुवार को कारोबार के चौथे दिन बीएसई 330 अंक नीचे और निफ्टी 102 पॉइंट की गिरावट के साथ खुला। गिरावट में भी सरकारी कंपनियों में बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार में 3 दिनों की तेजी के बाद हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी 11,300 पर होल्ड कर रहा है और बैंक निफ्टी 250 अंक नीचे है। आरआईएल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी शेयरों ने दबाव बनाया है, तो वहीं मिड कैप में रौनक दिख रही है। पावर, रियल्टी, केमिकल और मीडिया शेयरों में तेजी है। बात कर ले सोने के दामों की और चांदी के दामों की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव में तेजी के बावजूद घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। आज एमसीएक्स पर अक्टूबर का सोना वायदा 370 रुपए घटकर 52,252 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी की बात करें तो इसका वायदा भाव 0.8% नीचे 67,300 रुपए प्रति किलोग्राम था। वहीं अगर खड़ा सोने की बात करें तो प्रति 10 ग्राम इसकी कीमत 52,990 रुपए रही। बुधवार को सोना 52,622 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था, जो आज 52,550 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला। शुरुआती दौर में सोना 360 रुपए से भी अधिक गिर गया और सोने ने 52,211 रुपए का न्यूनतम स्तर छू लिया। और जीएसटी परिषद की अगली बैठक 27 अगस्त को होगी। इसमें राज्यों को राजस्व में नुकसान के लिए मुआवजा की व्यवस्था पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली परिषद की 41वीं बैठक का केवल एक ही एजेंडा राज्यों के मुआवजे से जुड़ा होगा। साथ ही 19 सितंबर को होने वाली परिषद की एक पूर्ण बैठक का एजेंडा भी तय होना है। और जहां बहुत जल्द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी, तो वहीं नौकरियों की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अब दिग्गज टेक कंपनी गूगल कोर्मो जॉब्स नाम से एक नया ऐप लेकर आया है। इस ऐप के जरिए युवा अपने लिए उपयुक्त नौकरी की तलाश कर आवेदन कर सकते हैं। गूगल के मुताबिक ये एक एंड्रॉयड ऐप है और इस पर पूरे देश में उपलब्ध नौकरियों की जानकारी है। तो आज आर्थिक जगत से जुड़ी खबरों में इतना ही। अब वापस चलते ऋतु के पास। बहुत बहुत शुक्रिया जय इन तमाम खबरों के लिए। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है। कमला हैरिस पहली एशियाई मूल की शख्स हैं जो इस पद पर चुनाव लड़ रही हैं। I accept your nomination for Vice President of the United States of America. I do so committed to the word that teaches me to walk by faith and not by sight.
अमेरिका आज ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की मांग करेगा। अमेरिका ने ईरान पर 2015 में परमाणु समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सूचित करने के लिए विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को निर्देश दिया है कि अमेरिका ईरान पर पहले से निलंबित यूएन प्रतिबंधों को वापस बहाल करना चाहता है। माइक पोम्पियो आज न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूएन अधिकारी से इस संबंध में मुलाकात करेंगे। और खेल की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं सुचित्रा जी। सुचित्रा, आज क्या क्या खास खबरें हैं खेल जगत से? जी बिल्कुल ऋतु, शुरुआत करते हैं हम चैंपियंस लीग से जुड़ी खबरों से। जर्मन दिग्गज बायर्न म्यूनिख ने चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बना ली है। बुधवार की रात खेले गए सेमीफाइनल में बायर्न ने फ्रेंच क्लब ओलंपिक लियों को 3-0 से मात दी। इस जीत के साथ ही बायर्न म्यूनिख ने 11वीं बार प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई। लियों को मैच की शुरुआत में ही मौके मिले थे, लेकिन वे मौकों का फायदा नहीं उठा सके और ये उन्हें काफी महंगा पड़ा। पहले हाफ में सर्ज नेब्री ने 2 गोल दागकर बायर्न म्यूनिख को 2-0 से आगे कर दिया। दूसरे हाफ में रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने हेडर के जरिए टीम के लिए तीसरा गोल किया। ओलंपिक लियों अपनी घरेलू लीग में 7वें स्थान पर रही थी और अब वे अगले साल यूरोपियन लीग में नजर नहीं आएंगे। अब लिस्बन में 23 अगस्त को होने वाले चैंपियंस लीग फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन और बायर्न म्यूनिख आमने सामने होंगी। रोनाल्ड कुमान को बार्सिलोना का नया कोच बनाया गया है। कुमान को आधिकारिक तौर पर कैंप नू में पेश किया गया। कुमान ने खिलाड़ी के तौर पर बार्सिलोना को पहला यूरोपियन कप दिलाया था और वे बार्सिलोना के प्रशंसकों में बेहद लोकप्रिय है। बार्सिलोना को चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में बायर्न म्यूनिख के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी और उसके बाद कुमान से उम्मीद है कि अब वो टीम को नए सिरे से तैयार करेंगे। 57 साल के कुमान 2018 से नीदरलैंड्स की राष्ट्रीय टीम के कोच थे और उन्होंने टीम को यूरो 2020 के लिए क्वालिफाई करने में मदद की थी। बार्सिलोना ने कुमान के साथ 2 साल के करार की घोषणा की है। फैंटेसी गेमिंग से जुड़ी कंपनी ड्रीम 11 इस साल 19 सितंबर से शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सर होगी। ड्रीम 11 ने शिक्षा तकनीक से जुड़ी कंपनियों बायजू और अनअकैडमी को पीछे छोड़कर आईपीएल के लिए प्रायोजन अधिकार हासिल किए। ड्रीम 11 ने चीन की मोबाइल फोन कंपनी वीवो का स्थान लिया है। इससे पहले वीवो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर थी। बात टेनिस की। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल प्राग ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दूसरे दौर के मैच में नागल ने चेक गणराज्य के किरी लेचका को 2 घंटे से भी अधिक समय तक चले कड़े मुकाबले में 5-7, 7-6, 6-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में नागल का मुकाबला स्विट्जरलैंड के स्टेनिस्लास वावरिंका से होगा। तो ये थी इस वक्त की खेल से जुड़ी खबरें। वापस चलते हैं ऋतु के पास। शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। जम्मू कश्मीर में अब काफी बदलाव हो रहे हैं। यहाँ कुपवाड़ा के जिरहमा से जुम्मागुंड को पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी इस सड़क ने लोगों की जिंदगियों को आसान कर दिया है। कुपवाड़ा के जिरहमा से जुम्मागुंड को पक्की सड़क से जोड़ने का सपना इस इलाके में लंबे समय बाद पूरा हुआ है, जिससे कश्मीर के सरहदी इलाके के लोग काफी खुश हैं। पहले सर्दी और बरसात के मौसम में 6 महीने तक ये पूरा इलाका घाटी के बाकी हिस्सों से कट जाता था। शिक्षा, चिकित्सा और आमदनी के ज्यादातर जरिए बंद हो जाते थे। आवागमन न होने से कृषि उपज खराब होने लगती थी। क्योंकि ये एलओसी से सटा इलाका है तो डिफेंस सप्लाई में भी बाधा आती थी। इनके बच्चे बीमार होते थे, ये डांची पे उठा के लेते थे जुरहमा तक। तो आज तो इनके लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी बन गई, रोड निकल गया, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बहुत 2-3 गाँव को यहाँ एडजस्ट करता है। जुरहमा से जुम्मागढ़, गुजरपति, बनवाली, वजीरनाड़ी, ये सब एरिया इसी से कनेक्ट होता है। ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। इससे पहले तो हमारा वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं था, रोड पैदल जाना था, ऐसे बहुत मुश्किलात थे।
लेकिन अभी बहुत अच्छा है। जुमागंज का गांव ये जो है, ये रोड यहाँ कुछ भी नहीं थी। पहले यहाँ लोग पैदल जाते थे, घोड़ों पर जाते थे, सफर करते थे। अभी रोड निकल गया, बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी इसकी। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ काम शुरू हुआ। हालांकि ये पैच केवल 25 किलोमीटर का था, लेकिन काफी ऊंचाई और घने जंगलों की वजह से यहाँ सड़क निर्माण आसान नहीं था। 2011 से ये काम अटका हुआ था, लेकिन पिछले 1 साल में इस काम में तेजी आई है और जुलाई 2020 में ये सड़क बनकर तैयार हो गई। हमने ये रोड ज़ुरहमा टू जुमगंज जो है इस साल कंप्लीट किया है। इसकी लेंथ जो है 24.7 किलोमीटर्स हमने अचीव की है। तो ये जो आगे है हैबिटेशन ज़ुरहमा और आगे जुमगंज है हमारा, उसको कनेक्ट करता है। तो ये फ्रॉम आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है। ये सड़क सिर्फ जुम्मागुंड ही नहीं, LOC के बिल्कुल नजदीक 18 से 19 गाँव के लिए एक वरदान साबित हुई है। करीब 7 से 8 गांव वहां पर पड़ते हैं जो कि बिल्कुल सड़क के अभाव में कटे हुए थे, लेकिन कनेक्टिविटी के लिहाज से, उन गांवों में सुविधा के लिहाज से, विशेषकर सर्दियों में जब बर्फ जमा हो जाती है तब कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। और क्योंकि ये सड़क जीरो लाइन के गांव को कनेक्ट करती है तो स्ट्रेटेजिक रूप से भी इसका बहुत ही महत्व है। कैमरामैन सौरभ के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, जुम्मागंज। तो वहीं तमिलनाडु में लोग गणेश चतुर्थी उत्सव की धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। राज्य में सरकार ने कोरोना वायरस के कारण गणेश उत्सव के सामूहिक आयोजन पर पाबंदी लगा दी है। पीएम नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर तमिलनाडु के धर्मपुरी में युवा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। वे मिट्टी की गणेश की प्रतिमा बनाकर ऑनलाइन बेच रहे हैं। इन मूर्तियों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी में किसी भी कृत्रिम या रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसे पूरी तरह से जैविक तरीके से तैयार किया गया है। ग्राहकों की मांग के आधार पर मूर्ति में सब्जियों और साग के अलावा नीम और समुद्र किनारे उगने वाले पेड़ पौधों के बीजों को डाला जाता है ताकि इन मूर्तियों के विसर्जन के बाद ये पूरी तरह विघटित हो जाएं और वहां पौधों का विकास हो। इन सीडेड मूर्तियों की ऊंचाई 1 फीट तक होती है और इसका मूल्य 190 से 390 रुपए के बीच रखा गया है। गौरतलब हो कि इन मूर्तियों के लिए देश के विभिन्न भागों के साथ साथ विदेशों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि उनका लक्ष्य देश में सभी पर्वों और त्योहारों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। हमारा उद्देश्य है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का उपयोग पूरी तरह से खत्म हो और पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी की मूर्तियों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिले। हमारे द्वारा बनाई ये मूर्तियां 100% जैविक हैं। ये मिट्टी से बने हैं और इनमें पौधों के बीज डाले गए हैं। त्योहार खत्म होने के बाद इन मूर्तियों को गमलों में या बगीचों में रखा जा सकता है, जहां इसके अंदर के बीज पौधे का रूप ले लेंगे। हम लोग यह समाज कल्याण के उद्देश्य से कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 1000 मूर्तियां बनाने के बजाय 1000 पेड़ उगाना है, जिन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। DD न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।